हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को पता है 28 से आपके पेपर चालू है, तो जिनके भी 28 को फर्स्ट शिफ्ट है, केवल और केवल दोस्तों एक दिन का समय और बचा है कल का। तो बिल्कुल आप लोग ज़्यादा लोड ना लें, मस्त तरीके से आप लोग अपना पेपर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट सुबह 9:30 बजे चलता है और 8 नंबर का आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट है। और इसके अलावा अनअकैडमी पर मैं आप लोग की स्पेशल क्लास लेता हूं बिल्कुल फ्री। रोज दोपहर 1 बजे साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। तो इसमें दोस्तों कम से कम 7-8 हजार बच्चे रोज देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पर रैंक भी मिलती है, तो मिस ना करें 1 बजे और 4 बजे। ठीक है, कहां पर मिलेगी आप लोगों की क्लास? ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें नीरज जंगेड़, मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में दिख जाएगी सी ऑल, है ना। आप लोग गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स, और इसके स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को दिख जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे तो आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, एक इनवाइट कोड। यहाँ पर यूज करिए नीरज 11, अनलॉक कर दीजिए, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड फ्री प्लान। ठीक है, ओके दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, जिनका भी पेपर है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना पेपर जरूर भेजें, जिससे आप लोगों के पास में क्वेश्चंस आ सके, किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में एग्जाम में है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है इस नंबर पे व्हाट्सएप करें आप लोग, बिल्कुल सटीक एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों को किया जाएगा, हर शिफ्ट का, हर डे का। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर आप लोग लिख लीजिए, इस पर आप लोगों को अपना पेपर व्हाट्सएप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। गुड मॉर्निंग। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। आंसर आप लोग बताइए। हिंदी में तो काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो सिंपली बात है आप लोग इसको करो हिंदी, इंग्लिश में देखो। व्हाट इज द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल? जो आप लोगों का दाया आलिंद है और दाएं नीले के बीच में जो वॉल है उसका नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर का हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इस हार्ट को अगर मैं इस शेप में बनाऊं तो टोटल इसमें कितने खंड है, कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, या फिर इसको एट्रियम भी बोल सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं आलिंद। तो ये हो जाएगा आप लोगों का लेफ्ट ऑरिकल और ये आपका हो जाएगा राइट ऑरिकल। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, हिंदी में इसको बोलते हैं निलय। तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आप लोग का हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। अब होता क्या है आपको पता है, हार्ट में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है? लंग्स से आता है। लंग्स क्या करता है? जो प्योर ब्लड होता है वो आपके हार्ट में भेजता है और यहां से डिफरेंट आपके बॉडी के ऑर्गन में जाता है। ठीक है, तो लंग्स से जो आप लोगों का ब्लड आता है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो जरूर इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होगा, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व होगा। तो यहां पर आप लोग देखिए, देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये आप लोगों का ये हार्ट का अगर मैं ऐसा सेक्शन बनाऊं तो यहां पर देखिए आप लोगों का लेफ्ट ऑरिकल से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है यहां पर भी एक वॉल्व होगा, इस वॉल्व का नाम होता है माइट्रल वॉल्व। क्लियर दोस्तों? यहां पर एक ओरोटा होती है, महाधमनी होती है, जहां से आपका ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग के जो ओरोटा में जो ब्लड जाता है, यहां पर एक ओरोटा होती है, तो उनके बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ओरोटिक वॉल्व। यहां से दोस्तों जो ब्लड एंटर करता है वो एंटर करता है राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है यहां पर एक वॉल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकोस्पिड वॉल। ठीक है, तो राइट ऑरिकल यानी दाएं आलिंद से दाएं निलय के बीच में जो आप लोगों का वॉल्व है वो कौन सा है? वो ट्रिकोस्पिड वॉल्व है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो ध्यान रखिए आप लोगों का प्रेशर इंक्रीज के साथ में अगर आप लोग दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो इसका फायदा क्या है? तो जैसे मान लीजिए आप लोग पहाड़ों पर जाते हो, वहां पर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। वहां पर प्रेशर अगर कम होता है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो वहां पर खाना अच्छे से पक नहीं पाता। कारण क्या? ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का कोई कंटेनर है, इसमें आप लोगों ने क्या लिया? पानी लिया। तो ये आप लोगों का जमीन पे है, तो ये आप इसको गर्म कर रहे हो, कब उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। लेकिन पहाड़ पे अगर आप लोग लेकर जाते हो तो वहां पर प्रेशर कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कम हो जाता है। यानी जो यहां पर 100 पे उबल रहा था वहां पर मान लो 80 पे या 90 पे उबल रहा है।
तो आप तो बोल रहे हो अच्छा है ना, कम आपको हीट देनी पड़ रही है, लेकिन क्या करोगे आप, हीट दोगे, जैसे इसका तापमान 80 पे पहुंचेगा ये तो वेपर बन के उड़ जाएगा, जैसे टेम्परेचर 80 पहुंचेगा वेपर बन के उड़ जाएगा, यहां पर आपका गर्म पानी बचेगा ही नहीं। मैक्सिमम जो गर्म पानी रह सकता है यहां पर 80 पे रह सकता है, जबकि यहां पर क्या है 90 तक, 98 तक, 99 तक यहीं पर रहेगा, 100 के बाद आपका उड़ेगा। तो आप लोगों को खाना पकाने के लिए गर्म पानी चाहिए था ना, तो आप लोग क्या चाहते हो दोस्तों, प्रेशर कुकर यूज करते हो जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लो 100 से 120 हो गया। अब आप लोग इसको हीट कर रहे हो तो 110 वाला पानी भी यहां पर है, 120 वाला पानी भी यहां पर है, उसके बाद में आप लोगों को गर्म करोगे तब जाके वो वेपर बनती है। तो वहां पर फायदा क्या है, प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे, सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो आप लोगों को पता है सूर्य से जो भी लाइट आती है वो कौन से कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। इसमें 7 कलर मिक्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। होता क्या है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूरज होता है वो पृथ्वी से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो जो भी आप लोगों का प्रकाश आ रहा है इसमें रेड कलर भी है, ऑरेंज भी है, वॉयलेट भी है। तो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, जबकि आप लोग की रेड और ऑरेंज कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो यहां पर जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे मान लीजिए, तो ये आप लोगों का, ये तो इजीली आप लोगों को टकरा जाएगा, इसकी तो स्कैटरिंग हो जाएगी, लेकिन रेड वाला सीधी आप लोगों की आंख तक पहुंच पाएगा, रेड वाला और ऑरेंज वाला, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इनकी स्कैटरिंग आप लोग की सबसे कम होती है। तो बहुत डिस्टेंस पर जब सन है तो आते आते इन वॉयलेट की, इंडिगो की, ब्लू की ये तो स्कैटर हो जाएंगे, जबकि आपके रेड और ऑरेंज आपकी आंखों पर पहुंच पाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इट्स लाइट हैज टू पेनेट्रेट द थिकर एटमॉस्फेयर। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जब सूर्य है आप लोग का अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो जो आप लोग की प्रकाश आएगा वो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना, और इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो आपके वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनको तो क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, जबकि आप लोग की ऑरेंज और रेड की स्कैटरिंग नहीं होगी, वो आपकी आंखों में सीधे पहुंच पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, रेक्टिफायर का काम क्या है जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता है 2 प्रकार की करंट होती है, एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और एक होती है डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं डिस्ट धारा। तो रेक्टिफायर क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछे डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कौन बदलेगा, तो इसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछे ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन करेगा, तो ये काम करता है रेक्टिफायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से बताइए, हैबर विधि द्वारा NH3 के निर्माण में यानी अमोनिया के निर्माण में कौन से कैटेलिस्ट का यूज करा जाता है, बताइए। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया रहा था कि आप लोगों का तेल से घी बनाने में कौन सा कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, वहां पर आंसर क्या था, निकल था। यहां पर क्या होगा, तो पहले तो मैं आप लोगों को एक मेथड बता देता हूं कैसे अमोनिया का निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, आप लोग क्या लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो और क्या लेते हो, हाइड्रोजन लेते हो। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं किस रेशो में लोगे, भाई आपको अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो नाइट्रोजन का 1 फ्रैक्शन लोगे, हाइड्रोजन के 3 लोगे, तो यहां पर 1/3 रेशो में रहते हो, 1:3 में लेते हो आप लोग, है ना। नाइट्रोजन अगर 1 फ्रैक्शन है, हाइड्रोजन 3, तो आप लोग क्या करते हो, इनको मिलाते हो और ये दोनों क्या जाती है, कंटेनर में जाती है जहां पर प्रेशर आप लोग का बहुत ज्यादा होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर हम लोग यूज करते हैं आयरन का, और जब ये आप लोग के मिक्स होते हैं किसका निर्माण होता है दोस्तों, अमोनिया का निर्माण होता है। समझ गए बात को। तो किसका यूज होता है, आप लोग को आयरन का होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता। ऑक्सीकरण करता का मतलब क्या है, जो ऑक्सीकरण करा दे, और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऑक्सीडाइजर हूं, मैं ऑक्सीकरण करता हूं, यानी मुझ में क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चुराने की होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन चुराऊंगा तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका,
पीरियोडिक टेबल में ये 18 ग्रुप होता है, ये 17 ग्रुप होता है। इस 17 ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं हेलोजन। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप लोग का अच्छे से ऑक्सीडेशन कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताओ। नीले लिटमस वाले पानी से अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गुजारोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता है जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे इसके बारे में पता पड़ जाए ये अम्ल है या नहीं है तो मैं आप लोगों को कलर बता सकता हूं इसका, ठीक है। तो देखो, तो होगा क्या, आप लोग जानते हैं कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। मैंने बताया था नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लो, सल्फर डाइऑक्साइड लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड लो, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय प्रकृति का है, तो नीले लिटमस पे जाएगा तो कैसा कलर कर देगा, रेड कर देगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एरोसोल क्या है? एरोसोल क्या है जल्दी से बताइए, व्हाट इज एरोसोल? तो देखिए होता क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं एक होता है मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिश्रण। मिक्सचर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए पानी में क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी, तो ये एक कंपाउंड नहीं, इसको बोलेंगे मिक्सचर। क्यों? क्यों, क्या कुछ बॉन्ड बने हैं क्या? आप लोग क्या सेपरेट कर सकते हो कि बिल्कुल कर सकते हो, तो इसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, मिक्सचर में दो चीज होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपने पानी में मान लीजिए पत्थर डाला, आपने पानी में पत्थर डाला, तो किस में डाला आपने, पानी में, इसकी अवस्था कैसी है, लिक्विड स्टेट है। और क्या डाला, पत्थर डाला, इसकी अवस्था कैसी है, सॉलिड स्टेट है। तो दो चीज होती है, एक तो वो चीज जो घुलने जा रही है और एक वो चीज होती है जिसमें घुलने जा रहे हैं। तो जिसमें घुलने जा रहा है वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सेम चीज यहां पर भी। तो इसी के बेसिस पे हम लोग मिक्सचर को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए एक तो आपका हो जाएगा डिस्पर्स फेज, मतलब जो घुलने जा रहा है, जो घुलने जा रहा है, और डिस्पर्जन जिसमें घोल रहे हो, जिसमें घोल रहे हो। तो आप लोग मान लीजिए अगर सॉलिड में सॉलिड मिला रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल या सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आप लोग दोस्तों लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे आपको नाम याद रखना है। पहले तो समझते हैं ये एरोसोल कौन सा था आप लोगों का। तो एरोसोल आप लोगों को कहां पर दिख रहा है, ये आप लोगों को एरोसोल दिख रहा है, एक आप लोगों को ये एरोसोल दिख रहा है। तो जब आप लोग गैस में सॉलिड डालते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। ध्यान से समझिएगा, जब किसी गैस में सॉलिड मिक्स होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एरोसोल, और जब किसी गैस में लिक्विड मिक्स होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। यानी जब केवल और केवल एरोसोल बोला है तो इसका मतलब क्या है, गैस में या तो सॉलिड मिल रहा होगा या लिक्विड मिल रहा होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन गैस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी? सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने करी, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलता है कि हर जनरेशन के साथ में, प्रकृति के साथ में क्या होता है, विकास होता है हर जनरेशन में, ठीक है। तो आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन आप लोग के हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आपके आरबीसी की कमी होगी, और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आप लोगों का? कभी आपने मान लीजिए किसी गरम तवे पे हाथ रख दिया, तुरंत हाथ हटा लेते हो ना, तो ये जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है कहां से होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है, मेरुरज्जु से होता है आप लोग का, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहां पर होता है, ये आपका जो वर्टिबल कॉलम है ना, मेरुदंड, इसके अंदर होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट मेथड इज एंडोस्कोपी डन? एंडोस्कोपी क्या होती है? जो आपकी डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको चेक करने के लिए आप लोग की एंडोस्कोपी होती है।
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग के मान लीजिए किसी के स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहां से दोस्तों एक वायर डालते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर क्या डालते हैं, एक वायर डालते हैं, एक वायर डालते हैं। समझ रहे हो बात को। अब देखिए ये आपके जो वायर का एंड है वो कहां पर है, आपके स्टमक में है। तो यहां पर जो भी प्रकाश इससे लाइट जाती है, तो इससे लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए वापस आती है आपकी, ठीक है। तो किस बेसिस पे, किस फिनोमिना पे ये वर्क करता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटोग्राफी में जो हाइपो यूज होता है, फोटोग्राफी में एक सब्सटेंस यूज होता है, पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपो। इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम आप लोगों का हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। जब मैक नंबर 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं, अगर मैक संख्या 1 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो मैक नंबर होता क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरी चाल ध्वनि की चाल के बराबर है तो मैक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बोलूं मेरी चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है तो मैक नंबर 1 से ज्यादा होगा। तो मैक नंबर दोस्तों आप लोगों का क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है तो मैक नंबर 1 आएगा और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसोनिक। अगर मैक नंबर आप लोगों का 1 से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक। अगर मैक नंबर 5 से भी ज्यादा, इसका मतलब आपकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा, इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। और जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है, जैसे मान लीजिए अभी मैं गति कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है साउंड की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, मेरी तो बहुत कम है, तो ये आप लोग का जो कहलाएगा वो कहलाएगा सबसोनिक। तो अगर मैक नंबर 1 होता है तो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसोनिक कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ। तो जो वायर का रेजिस्टेंस होता है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, तो ये आपका मान लीजिए वायर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसकी रजिस्टिविटी, इसकी प्रतिरोधकता को आप लोग मान लीजिए रो, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो इंटू L अपॉन A। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम अनुपात में, यानी कहने का मतलब अगर वो चीज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आप लोगों को पता है दो आप लोगों के पास में एनर्जी मतलब रिएक्शन होती है। एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें क्या होते हैं छोटे छोटे नाभिक मिलके आप लोगों के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यह कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो किस रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। जो आप लोगों का न्यूक्लियर फिजन है ना, वापस बताता हूं मैं, आपका न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन बोल रहा हूं, फिजन की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियाई एक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है ना। तो अगर ये रिएक्शन कंट्रोल है तो ये आप लोगों की यूज होती है कहां पर, आप लोग के न्यूक्लियर पावर प्लांट में, या न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग बोल सकते हो। और अगर ये अनकंट्रोल रिएक्शन होती है तो ये कहां पर होती है आप लोगों की, ये एटम बम में होता है, एटम बम। समझ रहे हो बात को। और एक होता है आप लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसमें भी क्या होती है, एनर्जी का निष्कासन होता है। तो ये वाली कहां पर होती है, सन में होती है। और सन में क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूज होकर किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का काम क्या है दोस्तों, भूकंप होते हैं तो अर्थक्वेक जो होते हैं उनको क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है, किस इंटेंसिटी का है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, जल्दी से मुझे बताइए। ब्लड बैंक हम लोग कहते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को। तो स्प्लीन होता कहां पर है, तो ये आपका जो स्टमक होता है इसी के पीछे थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा। इसी को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। और इसको आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय भी कहां पर होते हैं, स्प्लीन में होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी जल्दी बताइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, जल्दी से बताइए। तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील। दोस्तों ध्यान रखिए, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। और ध्यान रखिए पानी में चाबी है ना, तो चाबी, तो आपका विटामिन सी और विटामिन बी आप लोगों का क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है बताओ। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपकी हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है, इसको बोलते हैं रिकेट्स डिजीज। एनीमिया किसकी कमी से होता है दोस्तों, ये आयरन की कमी से भी होता है, B9 की कमी से भी होता है, विटामिन B12 की कमी से भी होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एक्सेसिव ब्लीडिंग ये आपका हो जाएगा विटामिन के की कमी से। इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता अगर आप लोगों की बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो उसमें आप लोगों का अधिक रक्तस्राव होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बॉम्ब में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंटीबॉडी इज प्राइमरली अ सब्सटेंस, एंटीबॉडी क्या होता है, बताइए एंटीबॉडी क्या होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। और इनसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन का प्रकार है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सॉरी। तो मुझे बताइए, मैंने अनअकैडमी पे 4 बजे वाली क्लास में आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं 1 बजे वाली 4 बजे वाली क्लास मिस मत करा करो। सारे एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, सब तरह के, रोज 1 बजे 4 बजे होती है। बताइए कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, नाम बताइए। तो आपका हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे आप लोग नाम याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलते हैं। चलिए आगे। तो आप लोग नाम बिल्कुल ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा स्थायी उत्तक, ऐसा कौन सा परमानेंट टिश्यू है। देखिए प्लांट में आप लोगों के 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझे, गलती ना करें। प्लांट में आप लोगों के पौधों में 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आप लोगों का होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के डिवाइड होते हैं, ऐसे टिश्यू जो आप लोग के डिवाइड होते हैं। जैसे आप लोग का जब सीड होगा, बीज आप लोग डालोगे तो पौधा बनेगा ना, तो वो आप लोग का जो डिवाइड हो रहा है, कुछ पार्ट इसका ऊपर नीचे जा रहा है, रूट बन रहा है, कुछ आपका स्टेम बन रहा है। तो कौन से टिश्यू होते हैं आप लोगों के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एक होते हैं आप लोगों के परमानेंट टिश्यू, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्थायी उत्तक। ये आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन के, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और आपका हो जाएगा पेरेनकाइमा।
तो आप लोगों से पूछे किसका क्या फंक्शन है, ध्यान से समझिए। पैरेनकाइमा, पी से याद रखो पैकेजिंग, तो ये क्या करता है, फूड की पैकेजिंग करता है, मतलब आपका स्टोर रखता है ग्लूकोज वगैरह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है दोस्तों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जैसे आप लोग को पता है पौधे गिरते नहीं, जब बहुत ज़्यादा हवा चल जाती है वगैरह, तब भी दोस्तों क्या रहता है, ये बने रहते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो मिलती है वो किससे मिलती है, ये आप लोगों को मिलती है कोलेनकाइमा से। क्लियर है क्या, चले कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। जैसे प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, नारियल आप लोगों ने देखा है, अरे अखरोट देखिए कि नारियल, तो नारियल के ऊपर एक छिलका होता है ना जो कि काफी आपका हार्ड होता है, वो क्या कर रहा है, नारियल को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे आपका अखरोट है तो अखरोट के अंदर वाला पार्ट खाता है, लेकिन उसकी बाहर की कवरिंग क्या बहुत ज्यादा हार्ड होती है क्या, बहुत ज्यादा कठोर होती है क्या, तो वो जो आपकी कवरिंग है जो वो काफी आपकी हार्ड है, काफी कठोर है, जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है उस नारियल को अंदर, तो वो किससे बनी होती है आप लोगों के, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ ये लिख देना प्रोटेक्शन यहां पर, तो आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो जो कठोर और मजबूत बनाता है वो कौन सा होता है, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिया प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है आप लोगों का परमानेंट। तो जो परमानेंट होते हैं ये आप लोगों के क्या होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत, मतलब परमानेंट जो टिश्यू होता है ना, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल परमानेंट, तो सिंपल परमानेंट के तीन पार्ट होते हैं, और एक होता है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स में आपके वो आ जाएंगे फ्लोएम और आपका जाइलम। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, बताइए किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया, आंसर बता दो जल्दी से। सर केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में क्या बोलना चाह रहे हो, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में बाथम कार्ड्स में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, 18 क्यों नहीं हो सकता बाह्यतम कोश में। ये दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बोरबरी स्कीम बताया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था बोरबरी स्कीम बोलती है कि किसी की आउटर मोस्ट शेल की कितनी ही कैपेसिटी हो, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन दोस्तों 8 ही हो सकते हैं। ये बोरबरी एक स्कीम है, योजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो राइट आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, लेड और जिंक बिल्कुल सही है। इनको हम लोग क्यों बोलते हैं जुड़वा खनिज, क्योंकि ये आप लोगों के साथ साथ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी का मेन कंपोनेंट क्या है, शहद का मुख्य घटक क्या है, जल्दी से बताइए। शहद का मुख्य घटक क्या है, तो अगर हम लोग बात करें हनी की, तो इसका कंपोजिशन देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है 38.2% फ्रक्टोज होता है। इसके बाद में आपका ग्लूकोज होता है, 17.1% वाटर होता है। तो आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। फलों का जो मीठापन होता है ये किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से ही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए टेबल शुगर किसको बोलते हैं, टेबल शुगर किसको बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताइए टेबल शुगर किसको बोलते हैं, टेबल शुगर किसको बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। अरे टेबल शुगर किसको बोलते हैं, टेबल शर्करा किसको बोलते हैं, बताइए। मैंने आपको क्लास में सारी चीजें बता रखी है, आप लोग सब भूलते जा रहे हो। सर कल डेली लाइफ कुछ क्वेश्चन कराइए, डेली लाइफ कुछ क्वेश्चन कराइए, डेली लाइफ कुछ क्वेश्चन कराइए। डेली लाइफ के क्वेश्चन क्या, अपने आसपास में घूम लो, डेली लाइफ के वही क्वेश्चन है। क्या होता है डेली लाइफ के क्वेश्चन, मैंने बोला टेबल शुगर क्या कहलाती है, तो एक जना बोल रहा है NaCl, बहुत बढ़िया, 100% आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ये शुगर है, ये आप लोगों का सॉल्ट है, समझ ही नहीं आ रहा क्या। कुछ जने ग्लूकोज बोल रहे हैं, कुछ जने सुक्रोज बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं टेबल शुगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके स्क्रीन पे टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, किस में पाई जाती है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो देखिए आप लोगों की जो हो जाएगी स्कल, स्कल में तो ऐसी कोई हड्डी नहीं है, कहां पर पाई जाएगी आप लोगों की, देखो
तो ये आप लोगों के दोस्तों ये जो पैर है ना, पैर है, तो ये तो आप लोगों की थाई हो जाएगी, जांग, जांग वाली हड्डी तो हो जाएगी फीमर आपकी, जो कि आप लोगों की सबसे लंबी बोन है, ये तो आपकी हो जाएगी फीमर बोन। यहां पर आपका जो घुटना होता है, यहां पर एक जो हड्डी होती है बॉल शेप की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। और इसी के नीचे वाले जो पार्ट में आपके दो हड्डी होती है बिल्कुल पैरेलली, देखो एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये रही। तो जो हड्डी आप लोगों के अंगूठे के साइड है, जो आपकी हड्डी अंगूठे के साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं टिबिया, और जो बिल्कुल आप लोग के इसके जस्ट पैरेलल में, इसको हम लोग बोलते हैं फिबुला। तो जो टिबिया और फिबुला होती है कहां पर पाई जाती है? लेग में पाई जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है बताइए। तो देखिए आप लोग जानते हैं जो सेल होती है ना दोस्तों, सेल, कोशिका, सेल मिलके किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। लेकिन आपकी टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार क्यों हैं दोस्तों? कोई का काम एक जैसा है, कुछ का काम, जैसा भी मैंने बताया था, स्क्लेरेन्काइमा का काम अलग है, कोलेनकाइमा का काम अलग है, पेरेन्काइमा का काम अलग है। सिमिलरली टिश्यू के भी अलग अलग काम है। और आपको पता है टिश्यू सेल से मिलके बने हैं। तो आप लोग के जब टिश्यू अलग अलग प्रकार के हैं तो उनका जो ग्रुप होगा वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो जो एक प्रकार के जिनके फंक्शन एक जैसे हैं और जिनका स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू। जो दिखते भी एक जैसा है, जिनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, जिनका फंक्शन भी एक जैसा है, उनको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंड बोन्स आर एग्जांपल ऑफ, ब्लड एंड बोन्स आर एग्जांपल ऑफ, जल्दी बताइए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी प्लांट टिश्यू के बारे में, सिमिलरली एनिमल टिश्यू आपके अलग होते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये नहीं पाए जाते हैं एनिमल में। तो आपके एनिमल टिश्यू जनरली 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, एक आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, एक हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, एक आपका हो जाएगा कार्डियक टिश्यू, एक हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। तो रक्त और हड्डियां, तो देखो ध्यान से समझिए, ब्लड क्या है? आप लोगों के अगर यहां पर कोई चोट लग जाए तब भी ब्लड आता है, और आप लोगों के पैर के टिप पे चोट लग जाए तब भी वहां पर ब्लड आएगा। तो कहने का मतलब है आप लोगों का जो ब्लड है, हर ऑर्गन पे आपका ब्लड आ रहा है, तो ब्लड पूरे ऑर्गन को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स की बात करो तो आपके बोन्स कहां पर ले लो? आपके यहां पर भी हड्डी है, आप लोग के पैरों में भी हड्डी है, आपके यहां पर भी हड्डी है, यहां पर भी हड्डी है। तो आप लोग की हड्डी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखी है ना। तो इसको ब्लड और आपके बोन किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चले आगे। ये एपिथेलियल टिश्यू के बहुत आप लोगों से बोला जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आपके कहां पर होता है? स्किन में होता है। मतलब जो आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन करता है। थायराइड हो गया आप लोगों का, लंग्स में मैंने बताया था एल्वियोली होती है, वायुकूपिका है। ठीक है, आपका पैनक्रियास हो गया, यहां पर सभी इंटेस्टाइन हो गया, यहां पर कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए पहले बताता हूं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो दोस्तों वो होती है आप लोगों की स्किन यानी त्वचा। अगर स्किन ऑप्शन में ना दे तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है। चलिए आगे, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। 3 लेयर होती है। जो आप लोगों की स्किन होती है इसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलोगे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए। देखो, तो ये आप लोगों की दोस्तों स्किन हो गई। तो स्किन में अगर हम लोग बात करें स्किन में तो आपके 3 लेयर होती है। एक होती है एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे बाहरी सतह, वो एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। तो आप लोगों से सबसे बाह्य वाली पूछिए, सबसे बाह्य वाली कौन सी है? एपिडर्मिस है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड। देखो अभी भी मैंने बताया, जल्दी से बताइए। देखो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कहां पर पाया जाता है? जैसे स्किन में पाया जाता है, जो आपके ऑर्गन्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। तो
एपिथेलियल टिश्यू के और एग्जांपल ध्यान रख लो, आपके एल्वियोली, जो लंग्स में एल्वियोली पाई जाती है वायुकुपिका है, उनमें हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आप लोग का ब्लड वेसल हो गया, स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ब्रोंकाई हो गया, पैनक्रियास हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया, इनमें क्या पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो आप लोगों को ग्लैंड कौन सी प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये तो आपका कौन सा केमिकल नेम हो जाएगा? जनरल नेम क्या है इसका बताइए, जनरल नेम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, पहली बात तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसका साधारण नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। पूछा जाता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका साधारण नाम क्या है? इसका जनरल नेम क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। भुजा हुआ चूना, भूल गए क्या? मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है बिना भुजा हुआ चूना। जब आप लोग इसमें पानी डालोगे तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं भुजा हुआ चूना, या फिर चूने का पानी भी इसको बोला जाता है। तो जब आप लोग इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवाओगे तो क्या मिलेगा? CaOCl2, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इंपल्स एज, इंपल्स क्या होता है दोस्तों? इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है? इंपल्स बोला जाता है। लेकिन यहां पर इसकी डेफिनेशन नहीं पूछकर यह पूछा गया है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बताइए, बताओ इंपल्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो देखिए, इंपल्स जो होता है वो होता है आप लोगों का संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो जब संवेग आप लोगों की एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर क्वांटिटी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस किसका संयोजन है? वाटर गैस किसका कॉम्बिनेशन है? वाटर गैस एक मिक्सचर है, कौन सी चार ऑप्शन में से आप लोगों को करेक्ट लग रहा है बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए, जब एक लोहे की कील को, ठीक है भैया, एक लोहे की कील है, आयरन मान लीजिए, को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है। आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के घोल में डुबा दिया, कॉपर सल्फेट में आपने लोहे की कील डाल दी, आयरन डाल दिया, तो लोहे की कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला फीका पड़ जाता है, नीला रंग फीका पड़ जाता है। जो कॉपर सल्फेट जो आपको पता है ना, इसका रंग कैसा होता है? नीला, समझ रहे हो? तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है बताइए। आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इधर समझो, होता क्या है, बात को समझो। सबसे पहले क्या था आपके पास में दोस्तों? कॉपर सल्फेट था, ये ब्लू कलर का आप लोग देख पा रहे हो, ये है आपका कॉपर सल्फेट। आप लोगों ने इसमें क्या डाली दोस्तों? एक आयरन की नेल डाली, यानी लोहे की एक सुई डाल दी, लोहा डाल दिया आप लोगों ने, यानी आपने कॉपर सल्फेट में क्या डाल दिया? आयरन डाल दिया। अब जैसे ही आप लोगों ने इसमें डाला तो यहां पर देखिए कुछ कलर इस प्रकार से हो गया। जो ये आप लोगों का कलर है कॉपर का कलर कैसा हो गया? ये आप लोगों का जो रेड, ये आपका जो सॉल्यूशन था, ये जो आप लोगों को कौन सा था? ब्लू कलर का था, अब कैसा हो गया? ग्रीनिश कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सॉल्यूशन बन गया किसका बन गया? आयरन सल्फेट का बन गया, FeSO4। समझ रहे हो बात को? और आपका इसके ऊपर क्या आ गया? कॉपर आ गया, तो कॉपर बन गया आप लोगों का ये रेड ब्राउन कलर का। तो यही बोला जा रहा है कि कील का रंग हल्का भूरा हो जाता है। तो कील का रंग हल्का भूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आप लोगों का कॉपर बन गया अब।
तो ये रिएक्शन किसका एक एग्जांपल है, देखो CuSO4 प्लस Fe, अब FeSO4 प्लस Cu हो गया, तो आयरन क्या आ गया, यहां पर आ गया, इस कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका। बताइए, मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जित जीव है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आप लोगों का ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है और इसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। इन नाइट्रोजन वेस्ट को, नाइट्रोजन युक्त गंदगी को आप लोगों की बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो कोई ऑर्गेनिजम्स होता है जो अमोनिया के फॉर्म में निकालता है, कोई यूरिया के फॉर्म में निकालता है, कोई यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालता है। तो आप लोगों से बोला जा रहा है मनुष्य किस प्रकार का उत्सर्जित जीव है। तो 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। अगर यूरियोटेलिक होगा इसका मतलब हम जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो यूरिया के फॉर्म में निकालता है। यूरिकोटेलिक होंगे अगर हम, इसका मतलब जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है हम लोग यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालता है। और एमिनोटेलिक का मतलब क्या है, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट जो अमोनिया के फॉर्म में निकालता है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यूरिकोटेलिक आ रहा है। अरे आपको मैंने क्या पूरा चार्ट पढ़ाया था क्या, वापस समझो। देखो जो एक्सक्रीशन होता है वो होता क्या है, ध्यान से समझो। ये आप लोगों के 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एमिनोटेलिज्म, मतलब जो भी आप लोग नाइट्रोजन वेस्ट निकाल रहे हो ये आप लोगों की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली हो जाएगी आपकी एमिनोटेलिज्म। दोस्तों एमिनोटेलिज्म क्या होगा, जिसमें आप लोगों का जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होगा वो अमीनो एसिड के फॉर्म में निकले। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म क्या हो जाएगा आपका, जिसमें एक्सक्रीशन, ऐसी विधि जिसमें एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में हो। एक हो जाएगा यूरियोटेलिज्म, जिसमें आपका जो भी एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिया के फॉर्म में हो रहा है। और एक हो जाएगा यूरिकोटेलिज्म, जिसमें आप लोगों का एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में हो रहा हो। क्लियर है क्या, चलिए आगे। अब बात करते हैं आप लोगों का, हम कौन से में आते हैं, तो हम लोग आते हैं दोस्तों यूरियोटेलिज्म में। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो किस फॉर्म में, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जल्दी से मुझे बताइए, यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूरियोटेलिक। तो जितने भी मैमल्स होते हैं ना दोस्तों, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब जो दूध का श्रावण करते हैं, जो भी स्तनधारी होते हैं, तो मैमल जो भी होते हैं, कैट, बैट, डॉल्फिन, ह्यूमंस, ये सभी के सभी जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कौन फॉर्म, किस फॉर्म में करते हैं, यूरिया के फॉर्म में करते हैं। क्लियर। अगर आप लोगों से ऐसा फॉर्मूला पूछा जाए यूरिया का, NH2CO NH2, इसका फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। चले आगे। और आप लोग के जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, इंसेक्ट्स होते हैं, कीट, रेप्टाइल्स यानी जो रैंग रैंग के चलते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, छिपकली हो गया, ये जो भी आपका एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। अब ठीक है, बफरिंग हो रही है दोस्तों, अरे बफरिंग हो रही है क्या, बताइए, बफरिंग हो रही है क्या, अब सही है। अब ठीक है, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सभी ठीक है। अगर ठीक है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। अगर सब ठीक है तो थम्स अप करके आप लोग बता दीजिए एक बार। अब ठीक तो है यार, अगर ठीक है तो एक बार थम्स अप करके बता। अब ठीक है, ठीक है, अब ओके हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। तो कौन सा हार्मोन है बताइए। तो ये आपका हो जाएगा हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन। क्यों बोला जाता है दोस्तों, जब भी आप लोग किसी इमरजेंसी में, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में, आप लोग बहुत ज़्यादा फियर वगैरह में होते हो, तो ये हार्मोन आप लोग का रिलीज होता है और आप लोग को नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। तो कौन से हार्मोन को बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को। और ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से ये आप लोगों का निकलता है। ठीक है, एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इस ग्लैंड से ये आपका हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? वाटर को बैलेंस कौन करता है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है तो आप लोग को यूरिन भी ज़्यादा आता है, ज़्यादा पानी पीते हो तो ये यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? किडनी से होता है। तो जो भी वाटर बैलेंस करता है कौन करता है? किडनी करता है। ऑप्शन नंबर सी आपके गुर्दे करता है। तो जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है आप लोगों का कौन सा होता है? हमारी बॉडी में यूरिया होता है। समझ रहे हो? इस यूरिया में अगर मतलब मिल जाए वाटर तो ये किसका निर्माण करता है? यूरिन का निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? किडनी में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताइए। मनुष्य के शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है? मिक्स ग्लैंड का, जो एंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो, जिससे एंजाइम्स भी निकले, हार्मोन्स भी निकले। तो ऐसी ग्लैंड आप लोगों की कौन सी है? पैनक्रियास है, अग्नाशय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर? चलिए मुझे बताइए पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, जरा मुझे बताइए। 3 एंजाइम थे, बताइए कौन कौन से एंजाइम से। देखते हैं कितने जने बता पाते हैं, बताइए कौन कौन से एंजाइम से। मैं हार्मोन की बात नहीं कर रहा, कुछ जने इंसुलिन बोल रहे हैं। सर कल 4 PM वाली क्लास कहाँ मिलेगी? कल नहीं हुई थी ना जी क्लास, कल मतलब एक्चुअली नेट चला गया था, तो वो क्लास आज हो जाएगी ना। एमाइलेज बोल रहे हैं एक जना पेप्सिन बोल रहा है, ट्रिप्सिन बोल रहा है, एमाइलेज बोल रहा है। अच्छा, पेप्सिन तो दोस्तों यहां से नहीं निकलता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन गलत आंसर है। पेप्सिन आप लोग के कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जठर ग्रंथियों से निकलता है। लाइपेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा और बताइए ट्रिप्सिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाइपेज, एमाइलेज और आप लोग का ट्रिप्सिन, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। और आप लोगों का हार्मोन्स कौन से निकलते हैं? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागन हार्मोन निकलता है। तो इससे एंजाइम्स और हार्मोन दोनों निकलते हैं, इसलिए हम लोग इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है? तो अगर आप लोगों से पूछे मनुष्य के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो दोस्तों ये किसकी कमी, मतलब किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ये आपके यूरिन में यूरोक्रोम आता कहाँ से है? जब भी हीमोग्लोबिन टूटता है, तो किसका निर्माण होता है? यूरोक्रोम का होता है। इसी की वजह से आपके जो मूत्र का रंग होता है पीला होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, यदि प्रक्षेपय के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? बताइए। अगर प्रक्षेपय के वेग को, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी बॉडी को दोस्तों प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर, है ना, किसी एंगल, मान लीजिए थीटा एंगल पे, किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो ये बॉडी कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे आके आ जाएगी। तो जहां से स्टार्ट करा, जहां पर आके गिरा, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। तो अगर आप लोग इस वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो क्या आप लोग का प्रभाव पड़ेगा रेंज पे? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है u² sin 2θ अपॉन g। तो अगर आप लोग u से 2u करोगे तो 4u² बन जाएगा, 4 गुना हो जाएगा रेंज आपका। कौन सा हो जाएगा? विल बी 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? बताइए। तो ये मान लीजिए कोई आप लोगों का मिरर है, कोई लाइट रे आई, अगर ये उसी मीडियम में वापस लौट जाती जहां से आई थी तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो दोस्तों जहां पर ये आई, जहां पर इसने टच करा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। और ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, परावर्तित किरण, अभिलंब के साथ में जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो जब भी आप लोगों का परावर्तन होगा हमेशा ये इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दो एंगल कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है?
तो आपका जो दूध होता है दोस्तों, मिल्क जो होता है, इसमें एक शुगर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। तो अगर आप लोग दूध को खुला रख देते हो तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया क्या कर देता है, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपका लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो आप लोग बोलेंगे कि दूध से दही बन गया या दूध आपका खट्टा हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड्स पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना कारण कहलाता है। अगर आप लोगों के यूरिन में यूरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है, देखो बात को समझो। यूरिक एसिड का अमाउंट आपके यूरिन में ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वो किडनी ने निकाला होगा, और किडनी ने कहां से निकाला होगा, क्योंकि ब्लड में होगा। तो अगर ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट अगर आप लोगों के ज्यादा हो जाता है तो होता क्या है दोस्तों, ये जो आपके यूरिक एसिड है वो आपके जॉइंट्स हो जाते हैं ना, वहां पर जमना स्टार्ट हो जाता है, उसके क्रिस्टल जो होते हैं ना वो यहां पर जम जाते हैं जॉइंट्स पर। आपके जॉइंट्स पर पेन होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं गाउट डिजीज, इसी को हम लोग बोलते हैं गठिया बीमारी, और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, आर्थराइटिस भी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाउट। और ध्यान रखेंगे इसमें डॉक्टर क्या सलाह देता है, प्रोटीन का खाना कम खाना चाहिए, प्रोटीन का खाना कम खाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली इफेक्टिव वैक्सीन किसने बनाई। जो वैक्सीन थी पोलियो की, आपको पता है पोलियो एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है, तो इसकी जो वैक्सीन बनाई थी किसने बनाई थी, जोनास ई सॉल्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन वहां पर ऑप्शन वो दे रखा था, त्वचा दे रखा था, स्किन, लेकिन स्किन तो है नहीं, तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जॉन्डिस से कौन सा ऑर्गन होता है उस पर अफेक्ट होता है। तो होता क्या है, आप लोगों का जो लीवर होता है, यकृत होता है, इससे एक जूस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस यानी पित्तरस। इस बाइल जूस में दोस्तों इसका अगर कलर की बात करें तो इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, पीला हरा इसका कलर होता है। तो जो येलो कलर होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिलीरुबिन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलीरुबिन। और अगर हम लोग बात करें ग्रीन कलर कौन से पिगमेंट के कारण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बिलीवर्डिन, तो वो पाया जाता है बिलीवर्डिन। ठीक है, तो अगर इस बिलीरुबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी क्या पड़ जाती है, आंखें, और आप लोगों की दोस्तों बॉडी क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। तो ये किसके इफेक्ट के कारण हुआ है, लीवर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर, यकृत। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलेगी। तो प्रोटीन तो दोस्तों मांस में भी पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को साफ मेंशन किया है शाकाहारी व्यक्ति के लिए। तो शाकाहारी व्यक्ति के लिए क्या बेस्ट सोर्स रहेगा, आपका सोयाबीन रहेंगे, दाल रहेगी, ठीक है, चना मटर इनमें बहुत पाया जाता है। तो कौन सा सही रहेगा, मक्का, इनमें तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट, चना मटर सोयाबीन, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग चाहते हो क्या, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, मतलब डीएनए के बारे में किसने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे डबल हेलिकल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बताया वो बताया वॉटसन एंड क्रिक ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट, आप लोगों को समझना पड़ेगा। इससे इतने क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत क्वेश्चन आते हैं डीएनए से, और ये वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 से 3 स्लाइडों में समझा दूंगा। वैसे तो मैंने पूरा थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया था इसको, लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी इससे ना। चलो इधर आओ। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि डीएनए क्या है, आप लोगों का एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, मतलब आप लोगों से पूछे डीएनए की सबसे छोटी यूनिट क्या है, पहले तो इसका आंसर बताओ। देखो एक क्वेश्चन बन गया, ये एग्जाम में आया हुआ है। आप लोगों से अगर पूछे कि डीएनए की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो डीएनए की सबसे छोटी यूनिट होती है दोस्तों आपका न्यूक्लियोटाइड।
क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अगर आप लोगों से पूछे डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस आप लोगों के फॉस्फेट। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर बोला जाए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको बोला जाता है बैकबोन। इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए या बैकबोन ऑफ आरएनए। अगर आप लोगों से पूछा जाए किसको बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं, तो ये बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? शुगर होता है प्लस नाइट्रोजन बेस्ड होता है प्लस फॉस्फेट होता है। अगर आप लोगों से बोले इस नाइट्रोजन बेस को क्या बोलते हैं, तो ये आप लोगों का कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गया। अब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोग के प्यूरिन, ध्यान से समझना, एक होता है आपके पिरिमिडिन। तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? आपका एडेनिन और ग्वानिन, ये कहलाता है प्यूरिन टाइप का। एक आपका हो जाएगा पिरिमिडिन जिसमें 3 टाइप के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात को? अब आगे चलो आप लोगों की। तो ये आप लोग के जो नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं, आप लोगों से पूछे डीएनए में कौन से पाए जाते हैं और आरएनए में कौन से पाए जाते हैं, तो अगर जो टोटल 5 प्रकार के आप लोगों के पास में नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो उसमें एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन ये आप लोगों का पाया जाता है डीएनए में, और सेम आप लोगों के पाया जाता है आरएनए में। कौन सा? एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। समझ में आ गई? और इसमें पाया जाता है थाइमिन, इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है यूरेसिल। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जाता है डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, तो एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। अगर पूछा जाए आरएनए में, तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन तो सेम है, और इसमें एक आपका कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखी है और इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं पर आ जाएगी। बताइए, बताओ। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति तो होता क्या है, आप लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो, जब उसका डाइजेशन होता है किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है आप लोगों के ग्लूकोज में। और ये आपका जो ग्लूकोज है ये स्टोर किस फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन आपके कहां पर स्टोर होता है? आप लोगों के लीवर में होता है, मसल में होता है। तो जब भी आप लोग भूखे रहते हो दोस्तों, किसका यूज होता है? ग्लाइकोजन का यूज होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण उपस्थित होता है? ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाता है आतिशबाजी में लाल रंग किसकी वजह से होता है, हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो आंसर आप लोग बताइए। बताइए। तो आइए मैं सारे रंग के बारे में बताता हूं। देखिए, अगर हम लोग बात करें आतिशबाजी में लाल कलर किसकी वजह से होता है पूछा जाता है, ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, येलो कलर किसकी वजह से होता है, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है। अभी क्वेश्चन में किसकी वजह से पूछा गया था? हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो आप लोग का दोस्तों हरा कलर होता है वो बेरियम सॉल्ट की वजह से होता है, बेरियम के सॉल्ट की वजह से। ये आप लोग इतने एग्जांपल ध्यान ना रखो, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बन, कुछ मत याद रखो। आप लोग सिर्फ ये याद रखो, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। अगर बात करें येलो कलर किसकी वजह से होता है? सोडियम की वजह से होता है, सोडियम के सॉल्ट की वजह से। अगर आप लोगों से पूछे ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, तो ये होता है कैल्शियम की वजह से। और रेड कलर का पूछा जाए तो स्ट्रोंशियम की वजह से होता है। तो आप लोगों से ग्रीन कलर का पूछा गया था, ग्रीन कलर का भी मैंने आपको बताया कौन सा हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। रेड कलर जो होता है वो स्ट्रोंशियम की वजह से होता है, ऑरेंज कलर कैल्शियम की वजह से, येलो कलर सोडियम की वजह से, ग्रीन कलर बेरियम की वजह से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? आप जानते हो प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी से पक जाता है। क्यों? क्योंकि खाना आपका मतलब आपका पानी जो होगा वो वेपर तो बन नहीं रहा, गरम गरम पानी आपके पास में यहीं पर रहेगा, खाना अच्छे से पकेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। टेम्परेचर कम करोगे साउंड की स्पीड कम होती है, यानी टेम्परेचर का तो प्रभाव पड़ता है। ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर डेंसिटी बढ़ती है तो साउंड की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो यानी डेंसिटी से भी आप लोगों का प्रभाव पड़ रहा है साउंड की स्पीड पर। दोस्तों ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ध्यान रखेंगे डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम तो स्पीड ज़्यादा, यानी ह्यूमिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है साउंड की स्पीड पर। दोस्तों प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हाट फॉर्म डज साउंड ट्रेवल? साउंड कौन से फॉर्म में आप लोगों का ट्रेवल करता है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बताओ। तो देखिए इधर आइए दोस्तों, वेव जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की मैकेनिकल वेव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंग, और एक होती है आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऐसी तरंगे जिनको आगे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती नहीं है, वो वैक्यूम में से भी चल सकती है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? लाइट हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल हो जाएंगे। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिनको आगे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, यहां पर आप लोगों का वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल साउंड, अगर साउंड पे जाके आप लोग बात करोगे, मतलब मैं बोलूंगा लेकिन आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता, तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? साउंड। अब देखिए आप लोगों की जो मैकेनिकल वेव होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है आप लोगों की ट्रांसवर्स। तो अगर आप लोगों से पूछा साउंड कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स है? लॉन्गिट्यूडनल है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सारी की सारी दोस्तों क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। ध्यान रखेंगे सारी की सारी ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर प्रेशर कुकर वाले का आंसर ए होगा? ओ सॉरी, ए होगा, ए बिल्कुल 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 सही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर आप लोगों का ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, पानी आप लोगों का वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, गर्म पानी यहां पर रहेगा। ऑप्शन नंबर है ना, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? दोस्तों जिसमें OH ग्रुप आ जाता है ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। ये क्या होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कार्बन कितने? 1 है, तो ये आपका हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। और ध्यान रखिए अगर जब इसका IUPAC से नाम लिखा जाता है एल्कोहल ग्रुप वाले का तो लास्ट में ऑल लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका रासायनिक नाम क्या है तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, PDF देना सब मिलेगा, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त जानवर है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसमें से कौन सा है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा है? अब कोल्ड ब्लडेड होता क्या है दोस्तों? 2 प्रकार के एनिमल होते हैं, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या है दोस्तों? गर्म रक्त जानवर, और एक आपका कोल्ड ब्लडेड का हो जाएगा शीत रक्त जानवर। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप लोगों को पता है बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हमारे अंदर का टेम्परेचर भी 20 हो गया क्या? नहीं, हमारे अंदर का टेम्परेचर 37 जो नॉर्मल टेम्परेचर वो मेंटेन है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे आप लोग के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, और जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बाहर कम है तो उनका भी कम हो जाएगा, बाहर ज्यादा है तो उनका भी ज्यादा हो जाएगा। इनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये आप लोग के लिजार्ड, छिपकली, फ्रॉग, मेंढक, फिश, सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब कैसे याद रखें, इधर आओ। देखो जितने भी आप लोग के वर्टिब्रेट्स हैं, समझो मेरी बात को, जितने भी जीव हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इनवर्टिब्रेट, एक होता है आपके वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होती है? जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इन वर्टिब्रेट को भी हम लोग 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितनी क्लास में? 5 क्लास में।
कौन कौन सी 5 क्लास है ध्यान से देखेंगे। एक हो जाएगा फिशेज, मत्स्य मछली वाला। एक हो जाएगा एम्फीबियंस, जो आप लोगों के पानी में और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं। कौन से हो जाएंगे आप लोगों के, कौन से हो जाएंगे बताओ आपके, जैसे मेंढक हो जाएगा। एक हो जाएगा रेप्टाइल, जो रेंग रेंग के चलता है, क्रोकोडाइल हो जाएगी, इसमें छिपकली हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें एविज पक्षी, और एक हो जाएगा मैमल्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोगों के एविज, हाँ आप लोग ध्यान रखेंगे एविस और मैमल्स ये दोनों कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ये गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोगों के मछलियां हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो पक्षी और मैमल्स जो होते हैं वो आप लोगों के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वार्म ब्लडेड के, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो किसी का आंख का कलर होता है, किसी का भूरा है, किसी का काला है, किसी का नीला है। तो ये जो कलर होता है किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पीडीएफ 4 दिन से नहीं मिल रही है। अच्छा, एक जना बोल रहा है पीडीएफ 4 दिन से नहीं मिल रही, अब क्या करें। 4 दिन से तुम दिमाग नहीं लगाते तो 4 दिन से कहां से मिलेगी। अगर दिमाग आप 15 दिन से नहीं लगाते तो 15 दिन से नहीं मिलती। दिमाग अभी आप 4 दिन से तो नहीं लगा रहे, इसलिए 4 दिन से नहीं मिल रही। थोड़ा और दिमाग मत लगाओ, थोड़ी और पीडीएफ नहीं मिलेगी। आज दिमाग लगा लोगे पीडीएफ मिल जाएगी। जब बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन खोल के तो देखा करो पूरा। द ओवर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आप लोग बताइए। इसमें से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। अयस्क क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क मैंने बोला बॉक्साइट है, तो इस बॉक्साइट से आप लोग एल्यूमिनियम निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट आप लोग का और हो जाएगा आपका बॉक्साइट, आपका हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये आपका आयरन का होता है। बॉक्साइट की बात करें तो ये आपका एल्यूमिनियम का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, इको सुनने का कारण क्या है, ये तो कल भी कर रहा था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है। ध्यान रखेंगे जब भी आप लोगों का परावर्तन हो, रिफ्लेक्शन हो, जब भी आप लोगों का रिफ्लेक्शन हो, परावर्तन हो, या आप लोगों का रिफ्रैक्शन हो या अपवर्तन हो, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति, वो आप लोगों की सेम रहती है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, प्रकाश की तरंग आई या ध्वनि की तरंग आई और उसी माध्यम में वापस चली गई। तो रिफ्लेक्शन में स्पीड भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसी मीडियम में तो जा रहा है, तो स्पीड भी सेम रहती है रिफ्लेक्शन में। जबकि रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होती है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ। जनरली द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमन, जो स्त्रियां होती है उनकी आवाज का तार तत्व होता क्या है। तो आप लोगों को पता है पिच एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक गुण होता है ध्वनि का, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तार तत्व। पिच का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। पिच आप लोगों को बता लगाने में मतलब आप लोगों का ये बताता है कि आवाज पतली है या मोटी है। तो अगर किसी के साउंड का पिच ज्यादा होता है, इसका मतलब वो साउंड कैसा है, आपका पतला है। और अगर किसी के साउंड की पिच कम होती है, वो आवाज आपको मोटी सुनाई देती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो लड़कियां होती है इनकी आवाज थोड़ी सी शार्प होती है, पतली होती है, तो इनके साउंड का पिच क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इज हायर देन मैन, ठीक है। और जो हमारी आवाज थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ा सा, है ना,
फ्लैट होती है तो हमारी जो साउंड का जो पिच होता है वो कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गर्ल्स होती है उनके साउंड का पिच क्या होगा, पुरुषों से ज़्यादा हो जाएगा। स्त्रियों की जो ध्वनि का तार तत्व होगा वो पुरुषों के ध्वनि के तार तत्व से ज़्यादा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच, अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है तब भी हम लोग बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, हाइड्रोजन आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, देयर इज नो चेंज इन द, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस में ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए नाइट्रिक एसिड HNO3 भैया ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर मिलेगी कि नहीं दलपत जी, अनअकैडमी पर होती है, मैं आपको इस क्लास के बारे में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आ जाइए, अगर हम लोग बात करें हमारे बॉडी की कंपोजिशन की, तो सबसे ज्यादा 65% ऑक्सीजन, देन आपका कार्बन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है कितना, 65%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स की हम लोग बात करें, एंटीबॉडी की बात करें, ये सारे क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ बाइल, बाइल कहां से निकलता है। तो अभी भी मैंने बताया बाइल कहां से निकलता है, आपके लीवर से निकलता है। और अगर बात करें स्टोरेज कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर में तो दोस्तों स्टोरेज होता है। अगर बात करें स्टोरेज कहां पर होता है, संग्रहण कहां पर होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में, और निकलता कहां से, लीवर से निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन पीतल के घटक है। पीतल किससे मिलकर बना हुआ है, बताओ। पीतल, ब्रास किससे मिलके बना हुआ है, तो ये मिलके बना हुआ है कॉपर से और जिंक से। कितना आप लोगों का परसेंटेज होता है, कॉपर होता है 70%, जिंक होता है 30%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ध्यान रख लो, आप लोगों का 2-3 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक तो आपका हो जाएगा पीतल, आपका भी पीतल ही पूछा गया था ना, हाँ। तो पीतल में क्या हो जाएगा आप लोगों का, कॉपर और जिंक हो जाएगा। अगर आप लोगों से कांसे की बात करें, ब्रॉन्ज की बात करें, तो यहां पर कॉपर के साथ में आपका जिंक नहीं आके टिन आता है। तो 88% प्लस 12%। और आप लोगों से पूछा जाए गन मेटल, तो इसमें कॉपर के साथ में टिन भी आ जाता है, जिंक भी आ जाता है, समझ रहे हो। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कॉपर और जिंक वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, बाकी की चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग कल। ओके, बताओ सर क्या अनअकैडमी पर फ्री क्लास बंद होने वाली है। बिल्कुल नहीं होगा, 6 महीने से कंटिन्यूस क्लास चल रही है, एक बार भी बंद करी नहीं है। रोज 1 बजे और 4 बजे क्लास होती है। क्लास अटेंड करके देखो, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने करवाए, आपके 1 बजे ये होती है, और शाम को 4 बजे आप लोगों का दोस्तों मैं करवाता हूँ चैप्टर वाइज MCQ। आज करवाऊंगा मैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के क्वेश्चन, समझ गए बात को। तो ये सारी क्लासेस कहाँ मिलेगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगेड़, मुझे फॉलो कर लीजिए। गोल आप लोगों से पूछे तो SSC एग्जाम डाल लेना, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में आपको सारी क्लास मिल जाएगी। अगर आप लोग नए यूजर है तो पहले आप लोगों से कोड पूछाता है, तो कोड यूज कर लीजिए नीरज11, अनलॉक कर लीजिए, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, ठीक है। और आप लोग के दोस्तों जो भी जिनके भी पेपर हो 28 को, 29 को, 30, 31, वो अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना ना भूले, है ना। तो इस वाले नंबर पे आप लोग अपना पेपर सेंड कर दीजिए, एक सटीक एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से आप लोग जुड़ सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं CGL की, CHSL की, सारे कंप्लीट बैच आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग देरी ना करते हुए आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले ले। फायदा क्या है, यहाँ पर आप लोग को सारे कोर्स मिल जाएंगे, जितने भी बैचेस चल रहे हैं सारे बैच आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे इंडिविजुअल कोर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन में सारी क्लास आपको मिल जाएगी। SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, 24 महीने का 7200 का है, प्राइस हाइक हो रहा है 31 तारीख को, तो आज ही ले लो। हैव रेफरल कोड पूछेगा तो नीरज11 आप लोग डाल दीजिए, प्रोसेस टू पे आपका करोगे 6480 का ये पड़ जाएगा, ठीक है।
और 31 से आप लोग का प्राइज है पूरा, ध्यान रखेंगे 31 तारीख से। ओके आप बोल रहे थे 3 घंटे की होगी, मतलब 3 घंटे की, लेकिन बात बहुत सारे क्वेश्चन अपन वैसे कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कल थोड़ा सा लंबे ले लेंगे हम लोग। 1 बजे और 4 क्लास में तो हो ही रही अपनी क्लास है ना, तो 1 बजे और 4 बजे आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्लास होती है। तारे का सूचक क्या होता है? तारे के कलर का आता है, वो है ना कि अलग अलग कलर का होता है, तो वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की वजह से उनका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ कल शाम को 4 बजे क्लास नहीं हुई थी दोस्तों, आज हो जाएगी, मैंने दोनों लिंक आपको नीचे डाल दी है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं 1 बजे वाली क्लास में।